हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट्स जो सोल रेगुलर या फिर एमसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी सेकंड सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो अपना है मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तो इसके बारे में जो कुछ इससे रिलेटेड जो ये सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड कुछ जो वीडियोज़ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो इस बुक की बात करें तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो नोट्स है और एक्सप्लेनेशन के साथ वो मैं वीडियोस बना चुका हूँ और इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉपिक जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से अगर एंड तक जरूर देखना। बाकी इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। ठीक है, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम क्या होता है? तो सबसे पहले हमें बेस से जानना पड़ेगा। देखो सबके सब जितने भी उपागम हम पढ़ने वाले हैं ना इस बुक के अंदर जितने भी हम पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उपागम वो सारे के सारे तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कंपेरेटिव पॉलिटिकल जो है ना उसके अंदर ही सारे के सारे उपागम आते हैं और संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम या संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम या फिर संरचनात्मक कृत्यात्मक उपागम, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो देखो और समझते हैं इसे। तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत सारे उपागम आते हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का उपागम है, तो ये भी किस में आएगा, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आएगा। तो देखते हैं और बेसिक से जो है बेस से हम इसे जानेंगे। तो देखो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति को दो भागों में बांटा गया है या फिर तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जो उपागम है उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है पारंपरिक उपागम जिसको परंपरागत उपागम या पुराना उपागम भी कहते हैं। फिर जब पुराना उपागम फेल हो गया तो दूसरा उपागम निकल के आया जिसको बोलते हैं आधुनिक उपागम। ठीक है, तो आधुनिक उपागम के अंतर्गत भी बहुत सारे उपागम है और पारंपरिक पुराना या परंपरागत उपागम के अंतर्गत भी बहुत सारे उपागम थे। तो आधुनिक उपागम जो है ना उसमें हम जो संरचनात्मक उपागम आता है तो उसके बारे में जानने वाले हैं। देखो आधुनिक उपागम के अंतर्गत आता है संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। ठीक है, पारंपरिक के अंदर जो आता था संस्थागत वो हम पढ़ चुके हैं और आधुनिक के अंतर्गत ना कई सारे उपागम आते हैं जैसे कि प्रणाली उपागम हो गया, नव संस्थात्मक उपागम हो गया और तीसरा हम ये पढ़ने जा रहे हैं संरचनात्मक उपागम। ठीक है, जिसको संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम कहते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो आधुनिक उपागम के अंतर्गत आने वाला एक उपागम प्रणाली उपागम भी है। ठीक है, प्रणाली उपागम जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था, जिसे आधुनिक उपागम के अंतर्गत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्थान है वो दिया गया है। ठीक है, जो ये क्या बोलते हैं प्रणाली उपागम है ना, ये आधुनिक उपागम के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण उपागम है। और इससे पहले हमने जाना भी था कि प्रणाली उपागम को पद्धति उपागम या व्यवस्था उपागम भी जानते हैं। ठीक है, इसके इन नामों से भी जाना जाता है। अब देखो प्रणाली उपागम के बारे में हम इस वीडियो में क्यों जान रहे हैं, क्योंकि देखो जब प्रणाली उपागम जो कि आधुनिक उपागम के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जब प्रणाली उपागम की आलोचना की गई, ठीक है, तथा उसमें भी कुछ कमियां निकाली गई थी, तो इसी से विकसित होकर या फिर इसका जैसी डेवलपमेंट हुआ तो इससे विकसित होकर एक नया जो क्या बोलते हैं उपागम है वो उभर कर आया जिसे हम बोलते हैं संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। ठीक है, तो जब प्रणाली उपागम की क्या की गई थी, कमियां निकाली गई या बुराइयां की गई, तो उससे विकसित होकर क्या आया, एक संरचनात्मक कार्यात्मक नाम का एक उपागम सामने आया जो कि आधुनिक उपागम के अंतर्गत ही आता है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद देखो संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम को संरचनात्मक कृत्यात्मक उपागम भी कहा जाता है और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम भी कहा जाता है। इसके टोटल 3 नाम है अगर हम जाने। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के प्रयोग की प्रेरणा जो है वो रेडक्लिफ, ब्राउन और बी मेलिनोस्की सरीखे मानव वैज्ञानिकों की कृतियों से हुई थी। ठीक है, मानव वैज्ञानिक थे ये दोनों के दोनों, तो इनकी किताबों से हुई थी इनके प्रयोग की प्रेरणा की शुरुआत। अब इसके बाद देखो मानव वैज्ञानिकों ने ना केवल क्या किया था, आदिम जातियों जो मतलब कि पुराने समय के आदि मानव वगैरह थे ना उनकी जातियों के अध्ययन या इनके बारे में जो स्टडी थी उनके लिए उपयुक्त सैद्धांतिक ढांचा तैयार कर दिया था। ठीक है, मानव वैज्ञानिकों ने केवल पुराने समय के जो लोग हैं उनकी बात की थी, उनकी जातियों के अध्ययन के मतलब कि उनके जातियों के बारे में अध्ययन किया था और वो भी सैद्धांतिक तौर पर ये ढांचा तैयार किया था। परंतु सभ्य समाज के अध्ययन के लिए ऐसा सैद्धांतिक ढांचा तैयार करने का श्रेय प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक
टैलकट पार्सर्स को जाता है। ठीक है, देखो मानव वैज्ञानिकों ने क्या करा था, आदिम जातियों के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, जो कि जिस समय सभ्य समाज नहीं था, क्योंकि आदिम समय में कोई समाज जो था ना वो ढंग से नहीं बसाया गया था। और बात करें अब सैद्धांतिक ढांचे की, तो सैद्धांतिक ढांचा तैयार किया गया था आदिम जातियों के समय। वो भी कौन से वैज्ञानिकों ने किया था, मानव वैज्ञानिकों ने किया था, जो थे रैडक्लिफ ब्राउन और बी मैलिनोस्की। अब उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जो है समाजवादी, जिनका नाम है टैलकट पार्सर्स। तो इन्होंने क्या करा था, सभ्य समाज के अध्ययन के लिए ऐसा सैद्धांतिक जो ढांचा वो तैयार करने का श्रेय जो है वो इन्हीं को जाता है, समाज वैज्ञानिक को, टैलकट पार्सर्स को। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो गैब्रियल आलमंड ने राजनीति विश्लेषण के लिए इस उपागम का उपयुक्त सैद्धांतिक ढांचा क्या कर दिया, विकसित कर दिया था। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण संरचनात्मक कार्यमूलात्मक है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संरचनाओं और कार्य दोनों के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब जो भी राजनीतिक संस्थाएं होगी उनका अध्ययन अगर हम करेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूट है उनका अगर हम उनकी स्टडी करते हैं तो हम संरचना मतलब स्ट्रक्चर और कार्य मतलब फंक्शन दोनों के बेस पर करते हैं हम। ठीक है, इस दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में संरचना मतलब स्ट्रक्चर और कार्य में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध या रिलेशन पाया जाता है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में संरचना और कार्यों के बीच। वे एक दूसरे को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। जब भी तो इसके अंदर क्या है, संरचनात्मक कार्यात्मक दोनों वर्ड मिक्स करके ये उपागम बनाया गया है, क्योंकि संरचना और कार्य दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में। व्यवहारवादी क्रांति और डेविड ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण उपागम को हम प्रणाली उपागम भी कहते हैं। ठीक है, जो इससे आधुनिक के अंतर्गत सबसे मेन माना जाता है, जिसे को विस्तारित करते हुए आलमंड, पावेल और एप्टर और साथ ही साथ अकेस्टिन आदि विद्वानों ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम पर बल दिए। ठीक है, डेविड ईस्टन जो थे ना उन्होंने किसको मजबूत किया, प्रणाली उपागम को बढ़ाया। और आलमंड, पावेल और क्या बोलते हैं एप्टर और अकेस्टिन, ये जो चार थे ना, इनमें से आप ये की नाम याद कर लो, आमंड। ठीक है, इस विद्वान ने क्या किया था, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम पर जोर दिया था, इसको फैलाने में मतलब मदद की थी। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम वह जो अध्ययन की विधियों में राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं और उनके प्रकार मतलब कार्य और व्यवस्था के अलग अलग अंगों के बीच जो क्रियाएं होती है उनको पहचानने की कोशिश करता है। हम जानते हैं कि व्यवस्था में संरचनाएं होती है और वे एक गतिशील मशीन की तरह काम करती है। व्यवस्था विश्लेषकों की मान्यता है कि सभी व्यवस्थाएं गत्यात्मक और अंतर्निर्भरता और विशेषीकरण, चेतना, केंद्र और कार्य क्षमता की विशेषता लेकर चलती है। एक मशीन की तरह उनमें कुछ डाला जाता है जिसे इनपुट कहा जाता है, और ये इनपुट एक प्रक्रिया से निकलकर आउटपुट में बदल जाती है। ठीक है, इनमें इनपुट डाला जाता है और ये बाद में क्या हो जाती है, एक प्रोसेस से निकलकर आउटपुट में चेंज हो जाती है। आज के राजनीतिक विज्ञान इनपुट और आउटपुट के संबंध और उनकी प्रक्रियाओं को पहचानने के लिए जो विधि अपना रहे हैं उसे एक विधि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है। ठीक है, उसमें से एक विधि कौन सी है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम वाली है, जो इनपुट और आउटपुट वाली जो विधि अपना रहे राजनीतिक वैज्ञानिक। ठीक है, तो ये राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत तुलनात्मक जो राजनीति है उसके अंतर्गत आधुनिक उपागम जो आता है उसके अंतर्गत पाए जाने वाला एक उपागम है संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आज की वीडियो के थ्रू आपकी कवर कर दी है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।